नमस्कार। अगला टॉपिक है हमारा राज्यपाल और इससे संबंधित अब तक के एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सब का हम रिव्यू करते हैं, एक बार अध्ययन करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 153। 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। ये व्यवस्था 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा की गई थी। कहने का मतलब एक राज्यपाल, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। ये 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में प्रावधान किया गया था। अगला सवाल है हमारा कि राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो इसका सही आंसर होगा राज्यपाल। आर्टिकल देख लेते हैं कि राज्यपाल वस्तुतः राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों द्वारा प्रयोग करेगा। अगला सवाल है हमारा और वो सवाल ये है हमारा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है। तो अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 154। अगला सवाल है हमारा और वो सवाल ये है कि संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो ध्यान रखना, राज्यपाल नियुक्त होता है, मनोनीत नहीं होता है। आर्टिकल 155 क्या कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और राज्यपाल की नियुक्ति का जो वारंट है वो मुख्य सचिव के द्वारा पढ़ा जाता है। ध्यान रखना, मुख्य सचिव के द्वारा पढ़ा जाता है। अगला सवाल है हमारा और वो सवाल ये है कि निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हम सीधा आंसर देख लेते हैं। आर्टिकल 155 राज्यपाल को पद से हटाया जाना, ये सुमेलित नहीं है। बाकी ये जो 153 राज्यपाल का पद, 156 राज्यपाल की पदावधि, 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ, तीनों सुमेलित हैं। अगला सवाल है हमारा कि राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रहता है। 5 वर्ष तक, संसद के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 7 वर्ष तक। तो ये ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। इसके जो 156 आर्टिकल के तहत जो राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है, इसमें कौन कौन से प्रावधान है एक बार हम सारे देख लेते हैं। जो आर्टिकल 156 है वो राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है। अब इसमें 156(1) क्या कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। तो ये इसी में क्लियर है। 156(2) क्या कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। मतलब त्याग पत्र का उल्लेख भी इसी में 156(2) के तहत किया गया है। यह आर्टिकल 156 के तहत। 156(3) क्या कहता है कि राज्यपाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद का धारण करेगा। तो सामान्यतः 5 वर्ष का है, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। अगला सवाल है हमारा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। अभी हमने पढ़ा है आर्टिकल 156। इसमें 3 अलग से 1, 1, 2, 3 भी दे रखे थे। राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति को। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो हम सीधा आंसर देख लेते हैं। बाकी सब क्या है सुमेलित। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं, ये सुमेलित नहीं है। बाकी 155 राज्यपाल की नियुक्ति, 163 राज्य मंत्रिपरिषद, 154 राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ, मतलब राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ, ये सही सुमेलित हैं। अगला सवाल है हमारा और वो सवाल ये है कि किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं। उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ निहित होती हैं। वे सामान्यतः 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो गलत है, ये राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 मतलब 2, 3 और 4 ये तीनों सही है। अगला सवाल है हमारा कि राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई हैं। तो जो योग्यताएं हैं वो ध्यान रखना आर्टिकल 157 में दी गई है। अब हम 157 के बारे में एक दो बात पढ़ लेते हैं। ध्यान रखना ये योग्यताएं हैं। आर्टिकल 157 कौन कौन सी है कि वो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अगला सवाल है हमारा कि राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है।
तो अभी हमने पढ़ा है वो 35 वर्ष का होना चाहिए। अगला सवाल, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पहले योग्यताएं थी, अब शर्तें देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। तो वो भारत का नागरिक हो, वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा 2 और 3, दूसरा और तीसरा। ये दोनों तो क्या हैं, योग्यता हैं, बाकी दोनों शर्तें हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, शर्तें कौन कौन सी होगी, 2 और 3। अगला सवाल है हमारा, ये इसके बारे में व्याख्या है वो देख लेते हैं हम लोग, और ताकि और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 158 राज्यपाल के पद के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं। तो वो शर्तें 158(1) के तहत क्या हैं कि राज्यपाल संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति जो संसद अथवा राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो तो उसके राज्यपाल नियुक्त होने की तारीख से संसद अथवा राज्य के विधानमंडल से उसका पद रिक्त हो जाएगा। दूसरा है 158(2) कि राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तीसरा है 158(3) राज्यपाल को निःशुल्क निवास स्थान मिलेगा तथा संसद विधि द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते उपलब्धियां तथा विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। 158(4) क्या कहता है कि राज्यपाल के वेतन भत्ते आदि पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख या 3.50 लाख है। अगला सवाल है हमारा, और वो सवाल ये है कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा। अगर राज्यपाल नहीं है या टूर पे है या कहीं बाहर है या किसी वजह से वो पद खाली है तो उसके जो समस्त दायित्व है उसका निर्वहन कौन करेगा। ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति, मतलब जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो सारे कार्य संभालेगा। ये बात नीचे भी लिखी हुई है। अब हम अगला पढ़ लेते हैं कि कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है। तो पहला सवाल देखते हैं कि कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है। तो पहला ऑप्शन की बजाय हम इसका जो सही आंसर है वो देख लेते हैं, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति। जो हाई कोर्ट के जजेज है उनकी नियुक्ति राज्यपाल का कार्य नहीं है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को किसी अपराध से दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा, पर विलंबन, विराम, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति है ही है, और जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो भी उसको अधिकार प्राप्त है ही है। लेकिन जो हाई कोर्ट के जस्टिस है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा या कॉलेजियम व्यवस्था के तहत की जाती है। आगे देखिए, राज्यपाल अपनी सविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा। तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। ये आर्टिकल 163 के तहत जो प्रावधान किए गए हैं वो हम देख लेते हैं कि 163(1) राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। 163(2) राज्यपाल का अपने विवेक अनुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। 163(3) क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई मंत्रणा दी, और यदि दी तो क्या दी, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी, मतलब चैलेंज नहीं किया जाएगा। अगला सवाल है हमारा, और वो सवाल ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति भी करता है। तो ये होगा अनुच्छेद 165 के तहत। 165 क्या कहता है, राज्य का महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को विधि संबंधी सलाह हेतु महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। तो राज्य को कानूनी सलाह देने के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है। तो 172 क्या कहलाता है। 172 कि राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, पहला कि प्रत्येक विधानसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। अब अगला सवाल है हमारा, और वो सवाल ये है कि राजस्थान के राज्यपाल निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है। तो विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल को नहीं है, ये विधानसभा अध्यक्ष को है। बाकी विधानसभा का आहूत करने का, विघटन करने का और सत्रावसान करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 174 के तहत 174 के तहत सत्रावसान और विघटन। तो 174(1) राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के मध्य 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब 6 माह से ज़्यादा 2
अधिवेशनों के बीच गैप नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है हमारा, या इसका जो आर्टिकल है 174(2) के तहत राज्यपाल समय समय पर सदन का सत्रावसान कर सकेगा और विधानसभा का विघटन भी कर सकेगा। सत्र को जो स्थगित करने का अधिकार है वो विधानसभा अध्यक्ष को होता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? जो राज्यपाल अभिभाषण देता है उससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 176 ऑप्शन नंबर 1। क्या कहता है कि अनुच्छेद 176 राज्य का विशेष अधिवेशन राज्यपाल राज्य विधानमंडलों में एक साथ समवेत अभिभाषण कर सकता है। मतलब अगर विधानमंडल द्विसदनीय हो जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो तो उनको संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है। अगला सवाल है हमारा, और वो ये है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युग्म गलत है? तो हम सीधा आंसर देख लेते हैं, आप बाकी वीडियो पॉज करके बाकी वाला सही है जो वो देख लेना। अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, वो 76 के तहत है, अभी हमने देखा था। अगला सवाल ये है, कौन सा विकल्प सही है? राज्यपाल ये घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है आर्टिकल 200 के तहत। और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को ये निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे 201 के तहत। तो इसमें जो 1 और 2 दोनों बातें सही है। एक बार हम देख लेते हैं, देख क्या लेते हैं, जो ऊपर लिखी गई बातें हैं वही है। आर्टिकल 200 और 201 में है कि राज्य विधानमंडल के किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। ये आर्टिकल 200 के तहत, ध्यान रखना थोड़ा सा। और 201 के तहत ये है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति प्राप्त है। अगला सवाल है हमारा कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही आंसर होगा आर्टिकल 213। राष्ट्रपति का पूछिए तो 1, 2, 3 यानी आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और अध्यादेश 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अभी आर्टिकल 213 क्या कहता है वो एक बार हम देख लेते हैं। और वो सवाल ये है हमारा कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार आर्टिकल 213 के तहत विधानमंडल के विराम काल में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। विधानमंडल के अधिवेशन में आने पर 6 सप्ताह तक यह अध्यादेश जारी रह सकता है। विधानमंडल इन अध्यादेशों को स्वीकार कर कानून का रूप दे सकती है या उन्हें अस्वीकार कर सकती है। इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसी का मतलब जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल है हमारा, और वो सवाल ये है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? तभी हमने पढ़ा था 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसको विधान परिषद या विधानमंडल में रखा जाना, विधानसभा में रखा जाना अनिवार्य है। अगला सवाल है हमारा कि संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। संविवेकीय कार्यपालिकाएं ये शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है या केंद्र सरकार के परामर्श से? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, ये शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। अगला सवाल भी देख लेते हैं और इसका व्याख्या हम आगे देख लेते हैं हम कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? तो आर्टिकल 333 के तहत राज्यपाल को अगर उसके लगता है कि विधानसभा में उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो वो नियुक्त कर सकता है, लेकिन अभी ये प्रावधान हटा दिया गया है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि आर्टिकल 333 के तहत यदि किसी राज्य के राज्यपाल की ये राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय यानी एंग्लो इंडियन समुदाय कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वो विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य निर्देशित कर सकेगा। वर्तमान में ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। आगे देखिए, और वो ये है कि अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होगा? तो इसका सही आंसर होगा राज्यपाल। देख लेते हैं इसके बारे में क्या जो प्रावधान है आर्टिकल 356 के तहत, तो वो देखते हैं हम लोग कि देखो कि राज्यपाल को यदि लगता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में रिपोर्ट भेजता है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है और राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के शासन का संचालन करता है। अगला सवाल देखिए हमारा, और वो सवाल ये है कि
राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो अब हम इसको देख लेते हैं एक बार, और वो ये हमारा कि यदि ये राज्य नीति निर्देशक तत्वों के परोक्ष रूप में विरोध हो, ये विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो, यदि यह उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो, और यदि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, तो वो राष्ट्रपति के विधेयक मतलब पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। तो ये चारों बातें सही है। एक बार इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ढंग से देख लेना, है ना, क्योंकि 2 पार्ट्स में, इसीलिए आप सही समझ नहीं पाए होंगे। वीडियो पॉज करके देख लेना। अगला सवाल है हमारा कि निम्नांकित में से कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? तो इसका सही आंसर होगा 40। क्यों? एक लाइन देखना आप कि सदस्यों की समग्र संख्या का कम से कम 5वां भाग। तो अपने यहाँ 200 विधानसभा के सदस्य हैं विधानसभा के, तो इसका 5वां भाग 40 होगा। अगला सवाल है हमारा कि राज्य महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के महाधिवक्ता और आरपीसी के अध्यक्ष और मेंबर की नियुक्ति अपने राज्यपाल के द्वारा की जाती है। एक सवाल आगे और अच्छा आएगा, वो देखेंगे अभी अपन। पहले ये देख लेते हैं एक बार, और वो सवाल ये है कि राज्यपाल, राज्य महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य दोनों, है ना, राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो महाधिवक्ता आरपीसी के अध्यक्ष और सदस्य राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, और इसके अलावा अन्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? तो हम सीधा सा आंसर देख लेते हैं कि राज्य पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। ये मुख्यमंत्री अपने विवेक के आधार पर करते हैं। बाकी जो ऑप्शन में दे रखे हैं उन सब की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब हमारा अगला सवाल है, और वो सवाल ये है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त तो किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा पद से हटाया नहीं जा सकता है? ये सवाल अच्छा है और काफ़ी बार पूछा भी गया, अभी देख लो। तो ध्यान रखना, महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य। तो ये जो दोनों मेंबर है, मतलब राज्य निर्वाचन आयुक्त और आरपीसी के अध्यक्ष और सदस्य, इनको नियुक्त तो कर सकता है लेकिन इनको राज्यपाल हटा नहीं सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 और 3। अगला सवाल है हमारा, और वो सवाल ये है कि आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की थी, वो कौन था? मतलब पुंछी आयोग, एमएम पुंछी आयोग, मतलब एमएम पुंछी साहब की अध्यक्षता में ये बना था, और इसने क्या क्या सिफारिशें दी थी, इनके बारे में हम एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहला पैराग्राफ ये है, और वो ये है कि पुंछी आयोग भारत सरकार ने 2 दशक पूर्व सरकारी आयोग द्वारा अंतिम बार केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दे पर विचार के बाद भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नए मुद्दों पर विचार करने के लिए 27 अप्रैल 2007 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी यानी एमएम पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। इसके अन्य सदस्य धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार डुग्गल, एनआर माधव मेनन, विजय शंकर थे। 30 मार्च 2010 को सरकार को प्रस्तुत की गई 7 खंडों की रिपोर्ट में आयोग ने 273 सिफारिशें की थी। अगला पार्ट क्या है वो देखते हैं हम कि आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच मौजूद व्यवस्थाओं के प्रकार्य, विधायी संबंधों, प्रशासनिक संबंधों, आर्थिक और सामाजिक नियोजन, राज्य पंचायती राज संस्थानों, अंतर्राज्यीय नदी जल सहित संसाधनों को साझा करने इत्यादि शामिल करके सभी क्षेत्रों में अधिकारों, प्रकारों और जिम्मेदारियों के संबंध में न्यायालयों द्वारा दी गई विभिन्न उद्घाटनों की जांच की और समीक्षा की। और एमएम पुंछी आयोग ने राज्यपालों के 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की तथा राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग लाने के प्रावधान की सिफारिश की थी। तो महाभियोग भी और 5 वर्ष के कार्यकाल की सिफारिश भी एमएम पुंछी आयोग ने की थी। इसका ये सवाल भी अच्छा है। अब देखिए, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इंग्लिश में ऑनरेबल और हिंदी में माननीय राज्यपाल। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने राज्य में प्रोटोकॉल की वर्तमान व्यवस्था में संशोधन किया और राज्यपाल सचिवालय से 26 अगस्त 2014 को जारी आदेशों के अनुसार राज्य समारोह, महानुभावों से होने वाले
परस्पर वार्तालाप और शासकीय टिप्पणियों में हिज एक्सीलेंसी यानी महामहिम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसे अवसरों पर हिंदी में माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय, अंग्रेजी में ऑनरेबल गवर्नर संबोधित किया जाएगा। साथ ही राज्यपाल के नाम से पूर्व श्री, श्रीमती एवं सुश्री का प्रयोग किया जाएगा। अब हमारा अगला सवाल है और वो सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता। तो इसका आंसर देख लेते हैं, अध्यक्ष, रावली प्रबंधन बोर्ड। इसके अलावा जो ये 3 दे रखे हैं इनके बारे में नीचे व्याख्या है, तो वही पढ़ लेते हैं हम लोग ताकि सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और वो ये है कि राजस्थान के राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विविध प्रावधानों और कृतियों के अनुसार निम्नलिखित अतिरिक्त जिम्मेदारी रखते हैं। पहला कौन सा है, अध्यक्ष, राज्य सैनिक बोर्ड राजस्थान के। दूसरा, राजस्थान के पूर्व सैनिकों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी राज्यपाल हैं। और अध्यक्ष किसके हैं, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के। संरक्षक किसके हैं, स्काउट और गाइड राजस्थान के। अध्यक्ष किसके हैं, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की राजस्थान ब्रांच के। और राजस्थान के विश्वविद्यालयों का कुलपति भी। अगला सवाल हम देखिए, मतलब कुलाधिपति। अगला सवाल कि कौन सा कथन सही है, तो देख लेते हैं कि राज्यपाल राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं। राज्यपाल राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं। राज्यपाल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान शाखा के अध्यक्ष हैं और राज्यपाल को संविधान के अंतर्गत कोई विवेकी शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। तो ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ तीसरा ऑप्शन, मतलब तीसरी बात सही होगी। अब ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन भी तीसरा ही है, वो रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष है राजस्थान ब्रांच के। अगला सवाल है हमारा, और ये अभी ऊपर हमने पढ़ी है इसलिए ये सवाल कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो इसका देख लेते हैं हम कि राजस्थान में पूर्व सैनिक कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन है। अभी देखा, राजस्थान के राज्यपाल। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है, तो ये भी राजस्थान के राज्यपाल। अगला सवाल हम देखते हैं और वो ये है कि सही उत्तर चुने, राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। तो हम इसका एक ब्रीफली आंसर देख लेते हैं। सभी राज्य विश्वविद्यालयों के, कहने का मतलब राजस्थान के सभी जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति होते हैं। बाकी केंद्रीय विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय और सभी राज्यों के, मतलब सभी राज्य में विश्वविद्यालय और जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति नहीं होते हैं। सिर्फ राजस्थान के गवर्नमेंट विश्वविद्यालय हैं राजस्थान सरकार के, उन्हीं के कुलाधिपति होते हैं। तो ये बात यहाँ पे आगे लिखी भी है, मतलब तो एक बार देख भी लेते हैं कि राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और वो राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा कि राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति है, इसके सदस्यों की संख्या जो पूर्व निर्धारित नहीं है। बाकी याचिका संबंधी, विशेष अधिकार संबंधी और सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सदस्यों की पूर्व संख्या निर्धारित है कि इनकी संख्या 15 से अधिक नहीं होगी। नीचे यही लाइन लिखी हुई भी है। आगे हम देखते हैं कि राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्रिपरिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना है, मतलब अविश्वास, साथ ही मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो पूर्ववर्तीता किस प्रस्ताव को होगी, मतलब प्रायोरिटी किसको मिलेगी अगर अविश्वास और विस्ताव प्रस्ताव दोनों की सूचना हो तो सही होगा पहला। और जो सही बात है वो ये होगी विश्वास प्रस्ताव को, मतलब विश्वास प्रस्ताव को छूट मिलेगी। अगला सवाल है हमारा और वो सवाल ये है कि कौन सा कथन राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में नहीं है। तो इसका आप सही आंसर देख लेते हैं कि स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन की प्रस्ताव करने का विचार हो अध्यक्ष को दी जाएगी। इसके एक फैक्ट्स देख लेते हैं और वो ये है, इसके बारे में जो फैक्ट है वो ये है कि स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन की प्रस्ताव करने का विचार हो अध्यक्ष, संबंधित मंत्री और सचिव को दी जाएगी। अब अगला सवाल है हमारा और वो सवाल ये है, और ये भी एक अच्छा सवाल है कि राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था, एस के सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह। तो इसका सही आंसर होगा सभी 1, 2, 3, 4। प्रभा राव चौथी ऐसी राज्यपाल है जिनका राजस्थान के राज्यपाल पद पर रहते हुए निधन 26 अप्रैल 2010 को हुआ। इससे पूर्व दरबारा सिंह का 23 मई 1998, निर्मल जैन का 21 सितंबर 2003 और एस के सिंह का 1 दिसंबर 2009 को पद पर रहते हुए निधन हो गया था। अगला सवाल है हमारा और वो सवाल ये है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल या राज्यपालों ने अपने
कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया। दरबारा सिंह, मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति बनने के लिए इस्तीफा दिया था और वो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं, तो ये ध्यान रख लेना। अगला सवाल है हमारा और वो ये है कि निम्नलिखित में कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे, मतलब एक्टिंग राज्यपाल नहीं रहे हैं। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं हम, अंशुमान। बाकी ये जो जगत नारायण कार्यवाहक, वेदपाल त्यागी कार्यवाहक, केडी शर्मा कार्यवाहक रहे थे, इनकी पूर्ण नियुक्ति हुई थी। आगे देखो, निम्न में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया? इसका भी हम सीधा आंसर देख लेते हैं, श्री सुखदेव प्रसाद। बाकी देखो, डीपी गुप्ता कार्यकाल आप देख लेना, सुखदेव प्रसाद का 1 साल ही रहा लेकिन पूर्ण नियुक्ति थी। मिलापचंद जैन कार्यवाहक, स्वरूप सिंह अतिरिक्त प्रभार, धनिक लाल मंडल ये भी अतिरिक्त प्रभार के रूप में राज्यपाल रहे थे। अब हमारा अगला सवाल है कि निम्नांकित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? सबसे पहले कौन थे? तो इसका आंसर होगा स्वरूप सिंह। वो आप आगे देख भी लेना, जो ऊपर दिया गया डिटेल थी। अगला सवाल है कि राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्य के राज्यपाल थे? तो इसका सही आंसर होगा संपूर्णानंद। इसकी भी डिटेल एक बार देख लेते हैं हम लोग कि चुनाव में दुविधापूर्ण स्थिति, अस्पष्ट बहुमत के परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लागू हुआ था और डॉक्टर संपूर्णानंद के कार्यकाल 16/4/1962 से 15/4/1967 के दौरान 13 मार्च 1967 राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, जो सरदार हुकम सिंह के कार्यकाल 16/4/1967 से 1911-1970 में 26 अप्रैल 1967 तक रहा था। मतलब 2 राज्यपालों के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति शासन रहा था, जो पहली बार लगाया गया था। अब हमारा अगला सवाल है और वो सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? इसका सही आंसर होगा 1967, अभी हमने देखा है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा 1967। अब हमारा अगला सवाल है और वो सवाल ये है कि राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो चौथा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो सबसे लंबा रहा था। इसका कार्यकाल 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक, मतलब लमसम साल भर तक रहा था। राज्यपाल एम चन्ना रेड्डी और बलीराम भगत दोनों रहे थे। सवाल ये है अगला कि राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब यहाँ के राज्यपाल कौन थे? तो एम चन्ना रेड्डी। अब हमारा अगला सवाल है और वो सवाल ये है, या चलो इसके बारे में एक व्याख्या अभी वैसे ऊपर पढ़ ली हमने, फिर भी पढ़ लेते हैं कि डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी के कार्यकाल के दौरान 15/12/1992 से 3/12/1993 तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अगला सवाल है, राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की पदावधि क्या रही थी? तो ये हमने 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक रही थी। अगला सवाल है हमारा कि वो सवाल ये है कि राजस्थान के निम्न राज्यपालों में कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? तो इसका सही आंसर होगा बलीराम भगत। ये 30/6/1993 से 30/4/1999 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे श्री बलीराम भगत लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे। अगला सवाल है हमारा कि राजस्थान राज्यपाल कल्याण सिंह नियुक्ति के पूर्व कौन कार्यवाहक राज्यपाल थे? तो राम नाईक थे, जिन्होंने हिज एक्सीलेंसी वाला अध्यादेश जारी किया था। अगला सवाल है हमारा कि राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? ओपी मेहरा। अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल है हमारा कि राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसका पहला है कि वे 2014 से 2019 तक 16वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे थे। अगला सवाल है कि राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है? तो ये कर्नाटक से लिया गया है। अगला सवाल है हमारा, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन माना था आरपीसी में, वो क्या माना था? 25 अक्टूबर 1956 को। आरएस प्री वाले एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। ये थोड़ा विवादित भी रहा था।
आरपीसी ने उत्तर कुंजी में विकल्प 2 सही बताया, जबकि राजस्थान राजभवन की वेबसाइट पर उपलब्ध रिकॉर्ड में गुरुमुख निहाल सिंह की नियुक्ति की तिथि 1 नवंबर 1956 बताई गई है। 13 फरवरी 1955 से 31 अक्टूबर 1956 को दिल्ली विधानसभा का अस्तित्व समाप्त होने तक वे दिल्ली मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। अगला सवाल है हमारा, और वो सवाल और आज का आखिरी सवाल भी है, वो ये है कि राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे थे। इसका सही आंसर होगा रघुकुल तिलक। कहने का मतलब आजकल बहुत डिटेल में सवाल आने लग गए हैं, तो थोड़ा आप डीपली या इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी कर लेना। तो इसका एक व्याख्या पढ़ लेते हैं आज की आखिरी। 1958 से 1960 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे रघुकुल तिलक 12/5/1977 से 8/8/1981 तक राजस्थान के राज्यपाल भी रहे थे। तो वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आपको आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ऑल दी बेस्ट। वीडियो पसंद आए दोस्तों के साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए और नियमित रूप से आप देखते रहिए। आपको सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई।